हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एमएड एंट्रेंस के लिए एमएड एंट्रेंस 2023 के लिए जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है, उसमें आज की हमारी ये 7वीं वीडियो है। इससे पहले हम 2020 का जो पेपर हुआ था एंट्रेंस का, उसे हम यहाँ पर 5 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा हमने पिछली वीडियो में 2021 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यानी एक वीडियो इसकी भी हम अपलोड कर चुके हैं। तो टोटल 6 वीडियो हमने अभी तक अपलोड कर दी हैं। आज की हमारी ये 7वीं वीडियो है, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट्स करेंगे और साथ लास्ट में फिर मैराथन में सबको इकट्ठा करके और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड करके आपके लिए यहाँ पर लाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो तैयारी है ये किसी एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि ये सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी ये ना सोचे कि ये सिर्फ हमारे लिए है तो या हमारे लिए नहीं है। ये जो तैयारी है दोस्तों, ये सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। स्पेशली जो यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स भी इन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि बीएड का जो सिलेबस है वो लगभग सेम होता है और सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस वाली जो पार्ट है वो आपका बीएड में से ही पूछा जाता है। ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, बार बार इसलिए बताता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट पहली बार ही इस वीडियो को खोल कर देखे तो उसको ये पता चल जाए कि ये उसके लिए भी वीडियो है, ये किसी एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए नहीं है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने 27-28 क्वेश्चन कर लिए थे। आज की वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए जाएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 176 तक यहाँ पर क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। मैस्लो वाला जो हमने आपको बताया था, तो ये वाला हमने क्वेश्चन कर लिया था। आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 177, ठीक है। तो देखिए 177 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फैक्टर्स फ्रॉम दी फॉलोइंग लिस्ट विच हेल्प इन सोशल मोबिलिटी। निम्नलिखित में से सामाजिक गतिशीलता के सहायक कारकों की पहचान कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है सोशल मोबिलिटी। आपने इसको पढ़ा जरूर होगा बीएड में, नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आखिर ये होता क्या है। सोशल मोबिलिटी यानी सामाजिक गतिशीलता। अब ये दोस्तों ये क्या होती है, इसका मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति की जो पोजीशन है, जो स्टेटस है, उसमें बदलाव हो जाना, उसमें चेंज हो जाना, चाहे तो लोअर से वो हायर जाए, चाहे वो हायर से वो लोअर जाए, ठीक है। किसी भी तरह से उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाना, ये होता है सामाजिक गतिशीलता, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आपको देता हूँ। अभी अभी आपने देखा होगा आईपीएल में एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है रिंकू सिंह, ठीक है। रिंकू सिंह खिलाड़ी हैं। तो उनके जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं, वो सिलेंडर ढोने का काम करते हैं, मतलब घर घर सिलेंडर पहुंचाते हैं। लेकिन रिंकू सिंह की आईपीएल में बोली लगी और उनको 55 लाख रुपए में ख़रीदा गया, ठीक है। तो सिलेंडर बेचने वाले का बेटा 55 लाख रुपए में मतलब ख़रीदा गया है उसको। तो इनकी जो स्टेटस है, इनकी जो पोजीशन है वो लोअर से हाई हो गई, ठीक है। यानी कि इनका जो स्टेटस है वो यहाँ पर चेंज हो गया, लोअर से हाई हो गया, ठीक है। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आपको और देता हूँ, विजय माल्या या अनिल अंबानी का आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो पहले बहुत अमीर थे लेकिन वो बैंकरप्सी हो गई, मतलब दिवालिया हो गए और उनके स्टेटस में गिरावट आ गई, ठीक है। तो लोअर से हायर हो चाहे हायर से लोअर हो, किसी भी तरह का स्टेटस में चेंज होना, ये कहलाता है सोशल मोबिलिटी या सामाजिक गतिशीलता, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं कमेंट में आपसे पूछना चाहूँगा कि मैंने अब बात करी अभी रिंकू सिंह की, तो आप बताएंगे कि रिंकू सिंह जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं और किस टीम में वो खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पता है इसके कारक कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे सोशल मोबिलिटी जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो जाति, देखिए जाति से इसका कोई लेना देना नहीं है। आय, जी बिल्कुल, इनकम से इसका लेना देना है, शिक्षा भी और व्यवसाय भी, धर्म, देखिए जाति और धर्म से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यदि किसी व्यक्ति की आय ज़्यादा है, मतलब आय बढ़ जाती है, तो वो उसकी सोशल मोबिलिटी में चेंज आएगा। आय घट जाती है तो भी उसमें चेंज आएगा। शिक्षा, ठीक है, शिक्षा अगर कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो डेफिनेटली उसकी सोशल मोबिलिटी जो है वो अप होगी, लोअर से अप ही होगी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा कर लेगा कि अपने स्टेटस में वो चेंज कर लेगा। व्यवसाय, जहाँ तक बात है ऑक्यूपेशन की, व्यवसाय की, यदि कोई वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, उसको घाटा भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन जाति और धर्म जो है ये किसी भी तरह से यहाँ पर इसमें
इसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस होंगे वो आपका दूसरा, तीसरा और चौथा एकदम सही हो जाएगा। देखते हैं ये कौन सा है, तो ये देखिए 2, 3 और 4 यहाँ पर ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है वो सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178। अ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर अ डिफाइंड डोमेन इज टर्म्ड एज। निम्नलिखित में से क्या किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रदर्शन का एक मानक है? ठीक है, रूबिक्स, अचीवमेंट्स, पोर्टफोलियोज या फिर ब्लूप्रिंट। ठीक है, किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रदर्शन का एक मानक, किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रदर्शन का जो है वो एक मानक है, वो क्या है आपका? रूबिक्स है क्या? नहीं, रूबिक्स नहीं है, पोर्टफोलियो भी नहीं है, ब्लूप्रिंट भी नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस होता है आपकी उपलब्धि या अचीवमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 179। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटरमिन इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम ट्रांसैक्शन। पाठ्यचर्या संचालन की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 179 को ध्यान से पढ़िएगा। इसका ऑप्शन आपका पाठ्यचर्या मूल्यांकन, पाठ्यचर्या डिज़ाइन, अनुदेशन विधियाँ या फिर शिक्षण विधियाँ, करिकुलम एवेल्युएशन, करिकुलम डिज़ाइन, इंस्ट्रक्शनल मेथड या फिर टीचिंग मेथड्स। तो 179 का आपका जो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा वो होगा ए, पाठ्यचर्या मूल्यांकन या करिकुलम इवेल्युएशन। क्वेश्चन नंबर 180 यहाँ पर देखिए। व्हेन वी मेक use of many experiences and examples for arriving at a generalized principle or conclusion, it is known as। हिंदी में देखिए आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वह जब हम विशेष उदाहरण एवं अनुभवों के आधार पर किसी सामान्यीकृत सिद्धांत पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, यह प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी अभिसारी चिंतन, डिडक्टिव रीजनिंग यानी निगमन तर्क या इंडक्टिव रीजनिंग यानी आगमन तर्क। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बात कही गई है उदाहरण के आधार पर किसी सिद्धांत पर यानी रूल पर पहुंचने की यहाँ पर जब भी बात की जाती है तो दोस्तों आप जानते होंगे वो क्या होता है। देखिए इसको मैं याद रखने का आपको एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले जब बात करते हैं हम निगमन की, निगमन विधि हिंदी में बता देता हूँ तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो देखिए नि से निगमन और नि से होता है नियम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक मिनट, नि से निगमन और नि से नियम। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। निगमन में नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है। ठीक है, और इसके अपोजिट होता है आपका आगमन। तो आगमन में इसको हम अपोजिट कर देंगे, उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि उदाहरण एवं अनुभवों के आधार पर किसी सिद्धांत पर पहुँचना, सिद्धांत या रूल कह सकते हैं आप इसको, प्रिंसिपल पर पहुँचना, ये आपका क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका इंडक्टिव रीजनिंग यानी आगमन तर्क। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181। एजुकेशनल सोशियोलॉजी डील्स विद विच एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा के किस पक्ष से संबंधित है? ऑप्शन ए इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल या फिर सोशल, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक या फिर सामाजिक। ठीक है, तो देखिए शैक्षिक समाजशास्त्र की जहाँ पर बात आएगी तो वो आपका समाज से ही संबंधित होगा यानी सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड होगा। ऑप्शन डी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका मैचिंग आ गया है। ठीक है, देखिए मैचिंग में आपके कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये इजी भी होता है, आप इसको ओवरऑल इजी ही कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें यदि आपको 1 या 2 भी पता होता है तो फिर ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, इधर देखिए आपके मनोवैज्ञानिकों के नाम लिखे हुए हैं और इधर थ्योरी दी हुई है। तो कौन सी थ्योरी किसने दी है ये आपको बताना है। स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड और गार्डनर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए स्पीयरमैन ने कौन सी थ्योरी दी है इनमें से? सामाजिक बुद्धि या बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि की संरचना या फिर बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्पीयरमैन ने दी है आपका बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। कौन सा? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। तो ए जो है वो आपका 2 से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते चलते हैं, ए आपका 2 से। थॉर्नडाइक, बात करें अगर थॉर्नडाइक की तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने दिया है आपका सामाजिक बुद्धि। थॉर्नडाइक ने क्योंकि देखिए आपको पता है थॉर्नडाइक ने 3 तरह की बुद्धि बताई थी, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो यहाँ पर जो आपका बी है वो आपका 1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अब हमें 2 का पता चल गया है, तो अब हम ऑप्शन पर नज़र मार लेते हैं। ए का 2 जहाँ पर भी है देखिए
ए के साथ 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये दोनों तो आपके ऑप्शन सही हो ही नहीं सकते। दूसरा, बी में 1 जहाँ भी हो जाएगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बी के साथ देखिए 1 कहाँ है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन ही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। सी में ये देखिए, अब जो सी है, सी आपका किससे कनेक्ट है, 3 से कनेक्ट है, गिलफोर्ड, बुद्धि की संरचना, और आपका जो डी है वो आपका 4th से, यानी गार्डनर जो है वो आपका बहुकारक सिद्धांत गार्डनर ने दिया है, मल्टीफैक्टर थ्योरी दी है। तो इस तरह से ये मैचिंग हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183, हु सेड एजुकेशनल चेंज एंड सोशल चेंज आर इंडिपेंडेंट। निम्नलिखित में से किसने कहा कि शैक्षिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एजुकेशनल चेंज एंड सोशल चेंज आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट अगर इसने यहाँ पर कहा है तो फिर इसमें मुझे कुछ यहाँ पर गड़बड़ लग रही है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो फिर वो स्वतंत्र होना चाहिए था, लेकिन इसने बताया कि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जब भी आपको ऐसा लगे कि हिंदी इंग्लिश में कुछ डिफरेंस है तो याद रखिएगा एक बात, जो इंग्लिश वाला है वो करेक्ट माना जाता है। ठीक है, जो इंग्लिश वाला है वही करेक्ट माना जाता है। हिंदी में अगर कोई गलती हो गई है तो फिर वो करेक्ट नहीं माना जाएगा। इसलिए आप एक नज़र इंग्लिश वाले ऑप्शन और इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उस पर भी जरूर डाल लें, यदि आपको किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट है तो। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट लिखा है लेकिन यहाँ पर एक दूसरे पर निर्भर लिख दिया है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसने कहा कि एजुकेशनल चेंज यानी कि जो शैक्षिक परिवर्तन होते हैं वो सामाजिक परिवर्तन पर मतलब निर्भर नहीं करते हैं, ये जो है अलग अलग होते हैं, मतलब ये अपने आप पे डिपेंड होते हैं। ये बात किसने कही थी? तो दोस्तों ये बात कही थी आपकी एमाइल दुर्खीम ने। एमाइल दुर्खीम ने ये बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि जो एजुकेशनल चेंज है, ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशनल चेंज होने से सोशल चेंज भी हो जाए। ठीक है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि शैक्षिक परिवर्तन होने से सामाजिक परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन बिना शैक्षिक परिवर्तन के भी हो सकता है। तो ये बात इन्होंने कही थी, इसलिए इन्होंने कहा था कि जो एजुकेशनल चेंज है और सोशल चेंज है वो अलग अलग होते हैं, यानी कि वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो 183 का ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वैदिक एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक शिक्षा की विशेषता नहीं है? व्यक्तित्व का विकास, ज्ञान एवं अनुभव, संस्कृति का संरक्षण, या फिर बालक की प्रकृति के अनुसार बालक का विकास। ठीक है, तो वैदिक शिक्षा की यहाँ पर कौन सी विशेषता दोस्तों नहीं है? तो 184 का जो आंसर देखिए, व्यक्तित्व का विकास बिल्कुल इसकी विशेषता थी। ये ज्ञान और अनुभव भी प्रदान करते थे, संस्कृति के संरक्षण के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन बालक की प्रकृति के अनुसार उसके विकास, ऐसी कोई भी बात वैदिक शिक्षा में नहीं थी। ठीक है, ऐसी कोई भी बात वैदिक शिक्षा के टाइम पर नहीं थी। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185, क्वेश्चन नंबर 185 में विनय पिटक डील्स विद। निम्नलिखित में से विनय पिटक किससे संबंधित है? ठीक है, विनय पिटक आपने पढ़ा होगा। त्रिपिटक की बात, जहाँ भी विनय पिटक यानी कि त्रिपिटक आपने पढ़े होंगे, त्रिपिटक। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ त्रिपिटक के बारे में। त्रिपिटक में आपके 3 पिटक होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका सूत्र पिटक, हिंदी में लिख लीजिए, चाहे इंग्लिश में सूत्र पिटक भी कहते हैं, सूत्र पिटक। दूसरा होता है आपका विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक, विनया पिटक। और तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्मा पिटक। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है विनय पिटक किससे संबंधित है। तो ये जो त्रिपिटक हैं दोस्तों, ये किससे संबंधित थे? ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के। विनय पिटक का मतलब एक्चुअल में क्या है? विनय पिटक का मतलब है अनुशासन का कटोरा। हिंदी इसका मैं शाब्दिक अर्थ आपको बता रहा हूँ, अनुशासन का कटोरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विनय का मतलब अनुशासन का कटोरा। तो जो अनुशासन की बात कहाँ पर होती है? तो विचार और नियम, रूल्स जहाँ पर भी होंगे वो अनुशासन बनाने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो बौद्ध संघ के आचार, आपको पता है कि त्रिपिटक की बात बौद्ध धर्म में की जाती थी। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर यहाँ पर होगा तो बौद्ध संघ के आचार, विचार एवं नियम। अब जो लिखा हुआ मैं इसको हटा देता हूँ। इसका ऑप्शन आप क्लियरली देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म के आचार, विचार एवं नियम से ये संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 186, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ रियलिज्म। यथार्थवाद के लिए अंतिम सत्ता क्या है? ठीक है, थॉट, फीलिंग, सोशल रिलेशन या फिर ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, विचार, अनुभूति, सामाजिक संबंध या फिर वस्तुनिष्ठ जगत। तो इनके लिए जो यथार्थवादी होते थे, इनके लिए अंतिम सत्ता क्या है? अंतिम सत्ता इनके लिए ये था
कि जो यथार्थवादी ये कहते थे कि जो ये वर्ल्ड है, जो यही सब कुछ है, मतलब इसके बाद जो शरीर है वो नष्ट हो जाएगा और जो भी है ये ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में ही है, वस्तुनिष्ठ जगत में ही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187, देखिए फिर से यहाँ पर मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया है। तो 187 को आप यहाँ पर देखिए, 187 में मैचिंग करनी है। एक तरफ मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ कुछ सिद्धांत दिए गए हैं या कुछ टेस्ट वगैरह दिए हैं, यानी कि इनमें से किसका विकास किसने किया है ये हमें यहाँ पर बताना है। फ्रॉइड, जहाँ भी फ्रॉइड की बात आ जाती है तो आपके मन में साइको एनालिसिस की बात आती है। ठीक है, तो पहले का जो आंसर है वो पहले का मैचिंग 4 से होगी। देखिए जहाँ पर भी एक निशान लगाते ही आप ऑप्शन पर नज़र डालिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ही आपका आंसर मिल जाता है। तो देखिए पहले का 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों आपके ऑप्शन हो ही नहीं सकते। ठीक है, 2 एलिमिनेट हो चुके हैं, अब हमें एक और पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक और का पता लगा लेते हैं तो फिर हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, फ्रॉइड ने आपका दिया था मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आइजेंक की। तो आइजेंक ने दोस्तों दिया था पर्सनैलिटी थ्योरी। आइजेंक ने क्या दी थी आपकी? आइजेंक ने दी थी पर्सनैलिटी थ्योरी यानी व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो दूसरा जो है वो आपका तीसरे से यहाँ पर मैच हो जाएगा। तो दूसरे का तीसरा जहाँ पर भी मैच हो रहा है इन दोनों में से देख लीजिए, तो दूसरे का तीसरा जो है वो आपका पहले में है, तो पहला वाला यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दूसरा भी आपका यहाँ पर आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका पहला। ठीक है, कैटल जो है कैटल ने दी थी आपकी 16 PF। अब ये 16 PF क्या है इसके बारे में अभी बताऊँगा। ठीक है, और जुंग ने दिया था आपका अंतर्मुखी सिद्धांत यानी कि इंट्रोवर्ट का जो सिद्धांत है वो दिया था। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है 16 PF, तो मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। देखिए जैसे कोई भी नया वर्ड आपके सामने आता है ना, तो आप उसको सर्च करके ज़रूर देख लें कि आखिर वो क्या है। जो लोग टॉप करते हैं या जो गवर्नमेंट सीट पा लेते हैं वो कोई नया काम नहीं करते हैं। हमारी वीडियोज़ से पढ़कर भी स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट रैंक पाई है। ठीक है, मैं आपको इंटरव्यू अभी बहुत जल्दी एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने वाला हूँ जिनका नाम है गौरव सैनी। ठीक है, गौरव सैनी ने सहारनपुर यूनिवर्सिटी में, माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में एमएड एंट्रेंस में 2022 में फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी। ठीक है, और फर्स्ट रैंक उनकी कैसे आई थी उन्हीं से पूछेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि वो कोई नया काम नहीं करते हैं, बल्कि जो वो काम करते हैं उसको थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर 16 PF आया, अगर मैं इसको छोड़कर चला जाता तो कुछ स्टूडेंट होते थे कि मेरे साथ छोड़कर चले जाते, लेकिन कुछ स्टूडेंट के मन में ये बात खटक जाती कि आखिर ये है क्या, 16 PF क्या है, तो वो इसको सर्च करते, इसके बारे में जानते और तब आगे बढ़ते। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 16 PF एक्चुअली एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। ठीक है, 16 PF है, इसका मतलब है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स। इसमें क्या होता है कि 16 जो पर्सनैलिटी फैक्टर है उन पर बात की जाती है। ठीक है, और इसमें 30 कार्ड होते हैं जिनमें पुरुषों के, महिलाओं के और जो कपल्स होते हैं उनके फ़ोटो होते हैं। एक स्टूडेंट को एक बार में मैक्सिमम 20 कार्ड्स दिए जाते हैं और कार्ड्स को दिखाकर उनसे कहा जाता है कि इस पर आप स्टोरी बनाइए। ठीक है, तो उन स्टोरी के हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी का फिर पता लगाया जाता है कि आखिर इनकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो ये आपका जो 16 PF टेस्ट के अंतर्गत आता है। एक बार फिर भी आप इसको 16 PF को या तो यूट्यूब पर सर्च कर लें या फिर गूगल पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो भी नई चीज़ आए आप उसको एक बार देखते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट डेवलप्ड सोशियोमेट्री मेथड टू असेस सोशल रिलेशनशिप। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक संबंधों का आकलन करने के लिए समाज मिति विधि का विकास किया? ठीक है, ब्रूनर ने, मोरेनो ने, स्प्रेंगर ने या फिर थर्स्टन ने? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 188, तो सोशियोमेट्री मेथड जो है उसका विकास किया था आपका जैकब मोरेनो ने। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि समाज मिति जो आपका सोशियोमेट्री मेथड है वो क्या है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर बता दूं कि इसका जैकब मोरेनो ने किया, आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। कुछ स्टूडेंट आगे बढ़ जाएंगे लेकिन कुछ के मन में अटक जाएगी बात कि समाज मिति विधि क्या है, आखिर क्यों ना इसके बारे में जान लिया जाए। ठीक है, समाज मिति विधि जो है इसका मतलब ये है जो इंट्रोड्यूस करती है आइडिया ऑफ डिपिक्टिंग सोशल स्ट्रक्चर एज ए नेटवर्क डायग्राम, यानी कि मोरेनो ने जो हमारे सोशल नेटवर्क है यानी कि जो सोशल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर बताए। ठीक है,
बहुत सारे पॉइंट्स लिए और उसको इस तरह से कनेक्ट किया और इसको बताया कि ये जो समाज नीति है ये हमारी कुछ इस तरह से कनेक्ट होती है। ठीक है, एक बार आप इसको यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करके ज़रूर देखें। ठीक है, तो 188 का आंसर आपका हो जाएगा सी, बी मोरेनो। ठीक है, जैकब मोरेनो इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189, कल्चर ऑफ सब्जेक्ट ऑल्सो अफेक्ट assessment of personality, who has given this statement and developed first culture free test of personality। व्यक्तित्व के आकलन पर प्रयोज्य की संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से किसने यह सिद्धांत दिया और प्रथम संस्कृति मुक्त परीक्षण का विकास किया? ठीक है, आइजैक ने, कैटल ने, क्रो एंड क्रो ने या फिर थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो 189 का आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी, कैटल ने। क्वेश्चन नंबर 190, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रैग्मेटिज्म। इनमें से क्या प्रयोजनवाद से संबंधित नहीं है? पहला है पर्पसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन या फिर फ्रीडम बेस्ड एजुकेशन। उद्देश्यपूर्ण शिक्षा, आत्मानुभूति के लिए शिक्षा, अनुभव आधारित शिक्षा या फिर स्वतंत्रता आधारित शिक्षा। तो प्रयोजनवाद से क्या संबंधित नहीं है ये पूछा है आपका। तो प्रयोजनवाद से संबंधित नहीं है आपका आत्मानुभूति के लिए शिक्षा यानी एजुकेशन ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात प्रयोजनवाद जो है वो नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 191, टीचर्स ऑफन पुट क्वेश्चंस टू लर्न ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर टीचिंग अ लेसन सो एज टू असेस देयर लर्निंग एंड देयर बी टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेसन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। प्राय अध्यापक किसी पाठ को पढ़ाने के दौरान या तुरंत बाद विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न पूछते हैं जिससे उनके अधिगम का आकलन का अगले पाठ की ओर बढ़ सके। ठीक है, निम्नलिखित में से यह किसका उदाहरण है? ठीक है, तो देखिए पाठ पढ़ाते पढ़ाते पूछना ये आपका किस में आता है? ये आता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में। समेटिव जो असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट आपका सेमेस्टर के लास्ट में होता है। ठीक है, सेमेस्टर के लास्ट में होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका बीच बीच में होता रहता है, पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन ने बच्चे से उठा करके क्वेश्चन पूछ लिया, ये होता है आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या एक अधिगम प्रबंधन प्रणाली नहीं है? मॉडल, एडमेडो, गूगल क्लासरूम या फिर व्हाट्सएप। ठीक है, तो 192 का आपको सबको पता होगा कि ये अधिगम प्रबंधन प्रणाली में व्हाट्सएप नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? सर्जेंट आयोग, वुड घोषणा पत्र, मैकाले विवरण पत्र या फिर हंटर आयोग। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है आपका किसको? वुड के घोषणा पत्र को, वुड डिस्पैच को। क्वेश्चन नंबर 194, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP का प्रारंभ कब हुआ था? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1990, 1994, 1998 या फिर 1996। तो 194 का आपका जो आंसर है, इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था आपका 1994 में यानी 1994 में। अगला क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1961, 1982, 1985 या फिर 2001। ठीक है, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी आपकी 1982 यानी 1982 में। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि पिछली वीडियोस को आप ज़रूर देख लें, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। ये आज हमारी दूसरी वीडियो थी 2021 के सॉल्यूशन की। ठीक है, इस तरह से हम बहुत जल्दी 2021 वाले पेपर को यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि यदि जल्द से जल्द ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ जाते तो फिर हम लाइव क्लास यहाँ पर लेने लग जाते, तो उसमें फिर टाइम का मैटर नहीं रहता है कि हम कितनी बड़ी क्लास में, उसमें बस आप पढ़ते रहेंगे, हम पढ़ाते रहेंगे। जब आप थक जाएंगे तो हम वीडियो यहाँ पर बंद कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी देखना पड़ता है कि कितनी बड़ी वीडियो है और किस तरह से इसको बताना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।